नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 की उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण से पहले हमने गणनावाचक विश्लेषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उपयोगिता वाला टॉपिक पढ़ा और उसके बाद में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा। हमने जाना था कि उपयोगिता वाले टॉपिक में कि उपयोगिता मापनीय होती है। गणनावाचक विश्लेषण में हमने देखा था कि उपयोगिता को गणना के आधार पर मापा जाता है, जबकि क्रमवाचक विश्लेषण में क्या होता है कि उपयोगिता होती है वो मापनीय नहीं होती। उपयोगिता को एक क्रम निर्धारित दिया जाता है संतुष्टि के आधार पर, अर्थात जिससे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है उसको पहला क्रम, उसके बाद में उसको दूसरा क्रम। तो इस प्रकार उसको क्रम निर्धारित दिया जाता है संतुष्टि के आधार पर। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रमवाचक विश्लेषण की। तो क्रमवाचक विश्लेषण का जो सिद्धांत है वह दिया था प्रोफेसर हिक्स ने, एलन ने, सलस्टकी ने और पेरेटो ने। यानी प्रोफेसर J.R. हिक्स, प्रोफेसर R.D. एलन, सलस्टकी और पेरेटो ने। तो हमने देखा है कि जो क्रमवाचक विश्लेषण है उसका प्रतिपादन किसने किया था? J.R. हिक्स ने, R.D. एलन ने, सलस्टकी ने और पेरेटो ने। इन्होंने बताया था कि उपयोगिता क्या होती है? मापनीय नहीं होती। उपयोगिता का निर्धारण क्रम के आधार पर किया जाता है। तो क्रमवाचक विश्लेषण में क्या होता है? उपयोगिता मापनीय नहीं होती। उपयोगिता को संतुष्टि के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाता है। तो क्रमवाचक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर हिक्स ने, एलन ने, सलस्टकी ने और पेरेटो ने। कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्रमवाचक विश्लेषण किसने दिया था। तो हमें से याद रखना कि ये अर्थशास्त्री है हिक्स, एलन, सलस्टकी और पेरेटो ने दिया था। दूसरी इसकी जो विशेषता है कि उपयोगिता मापनीय नहीं होती। उपयोगिता को संतुष्टि के आधार पर क्रम निर्धारित किया जाता है। क्रमवाचक विश्लेषण में हम तटस्थता वक्र का अध्ययन करेंगे। क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्र का विश्लेषण किया जाता है। तो क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्र का विश्लेषण किया जाता है। तो हम आज के टॉपिक में तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ेंगे कि तटस्थता वक्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी जो तटस्थता अनुसूची है, तटस्थता वक्र है, वो कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र जिसको अंधिमान वक्र
वक्र और उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो तटस्था वक्र का अन्य नाम क्या है? अंधिमान वक्र या उदासीनता वक्र। या तो अंधिमान वक्र पूछे या उदासीनता वक्र पूछे या तटस्था वक्र पूछे, तीनों क्या है? एक ही है। तो इन तीनों के अलग अलग नाम है। तटस्था वक्र को अंधिमान वक्र और उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो तटस्था वक्र क्या होता है, इसका हम अर्थ या परिभाषा जानेंगे कि तटस्था वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी उदासीनता वक्र क्या है या अंधिमान वक्र या तटस्था वक्र क्या है? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तटस्था वक्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि तटस्था वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो तटस्था वक्र क्या है कि तटस्था वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। यहां पे ध्यान रखना कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी उपभोक्ता किसी भी संयोग पर रहेगा ना, तटस्था वक्र के किसी भी बिंदु पर रहेगा या किसी भी संयोग पर रहेगा तो उसको क्या प्राप्त होगी? समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इसे तटस्था वक्र कहा जाता है। देखो 12वीं बोर्ड के एग्जाम में या अन्य कंपटीशन एग्जाम में 100% तटस्था वक्र के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है या उदासीनता वक्र या अंधिमान वक्र के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो तटस्था वक्र को अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो तटस्था वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमने डेफिनेशन समझ ली, एकदम इजी डेफिनेशन है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब हम आगे तटस्था सारणी बनाएंगे और उस सारणी के आधार पर तटस्था वक्र का निर्धारण करेंगे। तटस्था सारणी या अनुसूची एक ही बात है, सारणी बोल दो या अनुसूची बोल दो, एक ही बात है। तो हम सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले हम संयोग को दर्शाते हैं। दो वस्तु, तो हमने वस्तु अक्ष ले ली और वस्तु y ले ली और लास्ट में है संतुष्टि का स्तर। तो हम सारणी बनाते हैं तो सबसे पहले हमने संयोग लिया a। अक्ष वस्तु की 1 मात्रा है और y वस्तु की 10 मात्रा है। बी संयोग पर वस्तु अक्ष की 2 मात्रा है, इसके 7 मात्रा है। सी संयोग पर 3 मात्रा है और y वस्तु की
पांचवा। डी संयोग पर x वस्तु की 4 मात्रा है और y वस्तु की 4 मात्रा है। तो हमने देखा है कि संयोग ए बी सी और डी पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे 100% प्राप्त हो रही है, तो बी पर भी कितनी होगी 100%, सी पर भी क्या होगी 100% और डी पर भी क्या होगी 100% प्राप्त होगी। हमने देखा है कि उपभोक्ता जैसे जैसे x की मात्रा में वृद्धि कर रहा है तो y की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस प्रकार उपभोक्ता क्या करता है, अपने संतुष्टि स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरे की मात्रा में कमी करता है। यानी तटस्थ वक्र क्या है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, ए बी सी डी, जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यानी संयोग क्या है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, यानी चारों पर क्या होगी, संतुष्टि स्तर का स्तर समान रहेगा। तो इस प्रकार हमने सारणी बना ली। अब इस सारणी के आधार पर हम बनाएंगे तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र। तो मैं ओ अक्ष पर वस्तु x की मात्रा लेता हूं और ओ वाई पर वस्तु y की मात्रा। तो यहां पर 1 2 3 4 मात्रा है, तो मैं 1 2 3 4 ले ली मात्रा। और यहाँ पे 10 है, तो मैं क्या करूंगा 2 4 6 8 और 10 मात्रा ले ली। जब वस्तु x की 1 मात्रा है तो y की कितनी है 10 है, तो ए बिंदु यहाँ नोट हो गया। फिर उसके बाद 2 पर 7 है, तो 2 पर कितनी हो जाएगी, ये बीच में आ गया, ये 2 पर कितनी है 7 है। 3 पर कितनी है 5 है, तो 3 पर कितनी है 5 है। और 4 पे कितनी है 4, तो ये 4 पे कितनी है 4। तो इस प्रकार ये आपका बनेगा वक्र। ए हो गया ए बिंदु, ए हो गया बी संयोग, ए हो गया सी संयोग और ए हो गया डी संयोग। तो ए क्या है, तटस्थ वक्र है, जिसे इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। तो तटस्थ वक्र के बारे में आज हमने पढ़ा है कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर हमने सारणी और वक्र के माध्यम से इसको पढ़ा है। तटस्थ वक्र के बारे में कक्षा 12 में 1 नंबर का और 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर 1 नंबर का सवाल पूछेगा तो उसकी परिभाषा पूछेंगे और उसको समझाइए तटस्थ वक्र को, तो परिभाषा के साथ साथ आपको सारणी और वक्र के माध्यम से उसको समझाना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं एक दिष्ट अधिमान। तो तटस्थ वक्र का आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। एक दिष्ट अधिमान, एक दिष्ट अधिमान। तो एक दिष्ट अधिमान क्या होता है कि एक दिष्ट अधिमान का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता 2 बंडल होंगे, उपभोक्ता के पास 2 बंडल या 2 सेट होंगे, तो उन बंडलों में से उस बंडल का या चुनाव करेगा या उस बंडल को अधिमान देगा जिसमें एक वस्तु की मात्रा तो अधिक होगी और दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं होगी। समझना, एक दिष्ट अधिमान क्या होता है कि एक दिष्ट अधिमान का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता 2 बंडल में से, उपभोक्ता के पास 2 बंडल होंगे तो उस बंडल को अधिमान या उस बंडल का चुनाव करता है जिसमें 2 वस्तुओं में से एक वस्तु की मात्रा अधिक होती है और दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो। यानी एक की मात्रा तो क्या होगी
उस सेट में ज़्यादा होगी और दूसरी क्या होगी, उसकी मात्रा कम नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उस बंडल का चुनाव करेगा। यानी उस बंडल का चुनाव करेगा जिससे दोनों वस्तुओं की मात्रा, उस बंडल में दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिकतम होती है। तो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख के बताता हूँ कि एकदिष्ट अधिमान क्या होता है। कि एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य है, एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता दो बंडल में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें दो वस्तुओं में से एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, तो वह एकदिष्ट अधिमान कहलाता है। तो एकदिष्ट अधिमान क्या हो गया कि एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य या अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता दो बंडल में से उस बंडल को अधिमान देता है या उस बंडल का चुनाव करता है जिनमें दो वस्तुओं में से एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो। आपको दो बंडल बताता हूं कि जैसे मान लो एक तो है एक बंडल 1 और 5 और दूसरा बंडल है 2 और 5। तो उपभोक्ता किसको अधिमान देगा, नीचे वाले बंडल को। क्यों? क्योंकि इसमें एक वस्तु की मात्रा तो क्या है, ज्यादा है, यानी 1 से 2 है, परंतु दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं है, यानी 5 के बराबर है परंतु कम नहीं है। यही हमने पढ़ा कि एकदिष्ट अधिमान में क्या होता है, एक वस्तु की मात्रा तो क्या होनी चाहिए, अधिक हो, यानी x वस्तु हो गई और ये y वस्तु हो गई, तो x वस्तु की मात्रा क्या है, 1 से 2 हो गई, यानी इसमें ज्यादा है दूसरे बंडल में, और दूसरे की मात्रा क्या, कम भी नहीं है, यानी इस बंडल में क्या होगी, दोनों वस्तुओं की मात्रा क्या है, अधिकतम होगी। तो ये क्या कहलाता है, एकदिष्ट अधिमान कहलाता है। तो एकदिष्ट अधिमान का भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि एकदिष्ट अधिमान किसे कहते हैं या एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य समझाइए। तो एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य आप समझा दोगे कि एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य है कि उपभोक्ता दो बंडल में से उस बंडल का चुनाव करता है या उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें दो वस्तुओं में से एक वस्तु की मात्रा तो अधिक हो, एक वस्तु की मात्रा तो अधिक हो और दूसरी वस्तु की मात्रा कम नहीं हो। मैंने उदाहरण बता दिया, दो बंडल है, बंडल 1 और बंडल 2, तो दूसरे बंडल में क्या करेगा, अधिमान देगा उपभोक्ता, क्योंकि तो इस प्रकार हमने एकदिष्ट अधिमान पढ़ा और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे तटस्थता मानचित्र की। तटस्थता मानचित्र, तटस्थता मानचित्र भी 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है बहुत सी बार। एक तटस्थता मानचित्र क्या होता है कि जब रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र को दर्शाते हैं या एक से अधिक तटस्थता वक्र होते हैं तो वो क्या कहलाता है, तटस्थता मानचित्र कहलाता है। देखो मैं एक रेखा चित्र बना रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी जस्ट, ये तटस्थता मानचित्र क्या होता है कि
तटस्थ मानचित्र जब रेखा चित्र में एक या एक से अधिक तटस्थ वक्र को दर्शाते हैं तो वो क्या है, तटस्थ मानचित्र कहलाता है। देखो मैंने यहाँ 4 तटस्थ वक्र दर्शाए, IC1, IC2, IC3 और IC4। ठीक है, तो इस प्रकार तटस्थ मानचित्र क्या हो गया कि तटस्थ मानचित्र जब रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र को दर्शाया जाता है, तटस्थ वक्रों को दर्शाया जाता है तो उसे तटस्थ मानचित्र कहा जाता है। तो तटस्थ मानचित्र के बारे में हमने पढ़ लिया कि तटस्थ मानचित्र जब रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र को दर्शाया जाता है तो उसे तटस्थ मानचित्र कहलाते हैं। ये x वस्तु हो गई और ये y वस्तु हो गई, ये OX और ये OY हो गए। तो ये रेखा चित्र किसका है, तटस्थ मानचित्र का, क्योंकि इसमें क्या है, एक से अधिक तटस्थ वक्र हम दर्शाते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से अधिक दूर होगा उपभोक्ता को उसको उतनी अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितने अधिक दूर होगा उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 तटस्थ वक्र है, तो जो IC4 है वो मूल बिंदु से क्या है, सबसे दूरी स्थित है। तो उपभोक्ता को क्या होगी, IC4 पर अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी और उपभोक्ता क्या करेगा, IC4 का ही चयन करेगा। तो इस प्रकार हमने तटस्थ मानचित्र के बारे में पढ़ लिया कि तटस्थ मानचित्र क्या होता है, और तटस्थ मानचित्र का मैंने चित्र बना के भी आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर की। ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल, और कंपटीशन एग्जामों में भी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जानेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है वह प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। यानी उपभोक्ता के पास क्या होती है, आय सीमित होती है, और आय सीमित होने पर क्या होता है कि एक वस्तु की मात्रा को अगर वो बढ़ाएगा तो दूसरे वस्तु की मात्रा में उसे कमी करनी पड़ेगी। तो जो दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी कर रहा है वही क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS कहलाती है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ध्यान देना, क्या होती है कि एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग करने के लिए
एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है, जिससे संतुष्टि का स्तर वही बना रहे, तो वह प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने के लिए या प्रयोग करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा जिस दर से छोड़ी जाती है या जिस दर से कमी की जाती है, जिससे संतुष्टि स्तर क्या रहे, पूर्ववत या पहले जैसे ही बना रहे या वही बना रहे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सूत्र भी मैं बता देता हूं कि MRS बराबर माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। इसको हम सारणी के माध्यम से और अधिक समझेंगे। डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का या एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है, वही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, जिससे संतुष्ट स्तर पूर्ववत या पहले जैसा ही या वही बना रहे। सीमांत या प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, यानी MRS कहलाती है, जिसका सूत्र होता है माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब सारणी के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ संयोग आ जाएगा, या वस्तु x की मात्रा आ जाएगी, या वस्तु y की मात्रा आ जाएगी, और यहाँ पे प्रतिस्थापन की सीमांत दर आ जाएगी। संयोग है a, वस्तु x की मात्रा 1 है और वस्तु y की मात्रा 10 है। ठीक है। संयोग b, वस्तु x की मात्रा 2, वस्तु y की मात्रा 7। तो देखो, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की 3 मात्राओं को उसने क्या किया, त्याग किया। इन 3 मात्रा की क्या की, कमी की। तो MRS क्या हो जाएगी, 3y बटा 1x। ठीक है, यानी या 3:1। सी संयोग पर एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए 5, इन 2 मात्रा की क्या की, कमी की। तो 2y बटा 1x या 2:1। डी पर 4 मात्रा हो गई, 3 और 1 4 मात्रा, यानी 1y बटा 1x, यानी 1:1। या तो इस प्रकार क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। ठीक है, सारणी के माध्यम से हमने समझ लिया। अब एक रेखा चित्र और बना देता हूं। 0 से x, वस्तु x हो गई और वस्तु y हो गई। यहाँ पे मात्रा 1 2 3 4 हो गई। यहाँ मात्रा 2 4 6 8 और 10 हो गई। 1 पे 10 है, तो 1 पे 10 हो गई। दो पे कितनी हो गई, 7, तो ये 7 बीच में आ जाएगा। हम बनाते जाएंगे।
फिर 3 पे 5 हो गई, ये 3 है, फिर ये होगी 5 बीच में आ जाएगा, ये 3 इधर हो गई, और डी पे 4 यानी 4। तो आपने देखा है कि जैसे जैसे x की मात्रा बढ़ रही है y की मात्रा में कमी हो रही है, परंतु y की मात्रा में क्या है, घटती हुई कमी हो रही है। पहले 3, फिर 2, फिर 1, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, घटती हुई हो रही है, जिस कारण से क्या होता है, तटस्थ वक्र का ढाल पूर्णोत्तर होता है। अब संयोग A हो गया, संयोग B हो गया, C और D। तो ये क्या है, तटस्थ वक्र के ढाल, यानी या MRS XY भी बोल सकते हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर या प्रतिस्थापन की सीमांत दर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर तटस्थ वक्र के ढाल को दर्शाती है। ठीक है, तो तटस्थ वक्र के ढाल को दर्शाती है कौन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर मैंने आपको बता दी, 1 2 3 4, और y की मात्रा 10 7 5 4, और हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझ लिया। तो देखो, पहले 3 की मात्रा कमी हुई, फिर 2 की मात्रा, फिर 1 की मात्रा, तो धीरे धीरे क्या है, गैप भी कम होता जा रहा है। फिर इतना गैप था, फिर इतना हो गया, फिर और कम हो गया, और A B C D ये 4 मैंने संयोग दर्शा दिए। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर बोल दो या तटस्थ वक्र का ढाल बोल दो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में पढ़ा और तटस्थ वक्र के बारे में पढ़ा कि तटस्थ वक्र क्या होता है, उसकी सारणी बनाए, उसका वक्र बनाए। फिर उसके बाद में हमने एकदिष्ट अधिमान पढ़ा। ठीक है, यदि प्रश्न पूछा जाता है एकदिष्ट अधिमान का। फिर तटस्थ मानचित्र पढ़ा, और फिर पढ़ा हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अगर किसी को इनमें से कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगर आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, जिससे हमारे जो आने वाले और वीडियो है वो भी क्या है, आप देख सके। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।